नमस्कार, प्राइम डिबेट में बहुत स्वागत है आपका। रिजर्व बैंक के एक कंज्यूमर कॉन्फिडेंशियल सर्वे में 78% लोगों ने यह आशंका जाहिर की है कि आने वाले एक साल में महंगाई की मार और तेज होने वाली है। खर्चा बढ़ने की भी आशंका है और रोजगार के हालात जस के तस रहेंगे, ऐसा मानने वालों की तादाद भी बहुत बड़ी है। ये सब चुनावी साल में जनता के मूड को बताते हैं। कांग्रेस तो लगातार आरोप लगाती ही रही है कि सत्ता में आने के बाद महंगाई भाजपा सरकार के एजेंडे से बाहर हो गई है, लेकिन अब रिजर्व बैंक का सर्वे भी अगर इन आंकड़ों के साथ ही पब्लिक सेंटिमेंट्स को दिखाता है तो ये कहना या ये मानना बहुत मुश्किल है कि हालात 2014 जैसे ही हैं। 350 का लक्ष्य यहाँ आकर थोड़ा और मुश्किल दिखने लगता है। आज प्राइम डिबेट में इसी पर चर्चा होगी। पहले कुछ बिंदु आपको दिखाते हैं। चुनावी साल में आम जन को मिलेगी राहत। आरबीआई ने मई में 6 मेट्रो शहरों में कराया कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे। सर्वे में लोगों से वर्तमान और भविष्य की स्थिति पर प्रश्न पूछे गए। लोगों से रोजगार, महंगाई, आय और खर्च पर राय ली गई। 49.5% लोगों ने कहा कि एक साल में रोजगार बेहतर होंगे। 25% लोग बोले रोजगार के हालात खराब होंगे। 25.5% लोगों को लगता है कि रोजगार की स्थिति पहले जैसी ही रहेगी। सर्वे के मुताबिक देश के 78% लोग मानते हैं कि आने वाले एक साल में महंगाई और बढ़ेगी। 79.2% लोग मानते हैं कि महंगाई बढ़ी है। 7.3% मानते हैं कि महंगाई घटी है। 13.5% बोले कोई बदलाव नहीं। सर्वे में शामिल 50.8% लोगों को आस है कि एक साल में आय बढ़ेगी। 38.9% लोगों को ऐसी कोई उम्मीद नहीं है। वहीं 10.3% लोगों ने कहा कि एक साल में आय में कमी आ सकती है। 84.8% लोगों ने कहा कि अगले साल तक उनके खर्च में इजाफा होगा। 12.8% लोगों ने कहा कि खर्च जस का तस रहेगा। सिर्फ 2.4% लोगों ने कहा कि खर्च में कमी आ सकती है। चुनावी और प्राइम डिबेट में आज हमारे साथ सीए रघुवीर पुनिया साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर शर्मा जी हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के इकोनॉमिक सेल से हमारे साथ आरपी विजय साहब हैं और अर्चना शर्मा जी कांग्रेस की मीडिया चेयरपर्सन हमारे साथ हैं आज प्राइम डिबेट में। विजय साहब, अगर चुनावी साल में 78% लोग ये चिंता जाहिर करें कि महंगाई अभी और बढ़ सकती है, तो ये चिंता आपके लिए कितनी चिंता की बात है? मैं आपको बताऊं कि महंगाई की जहां बात है 78% आदमी ने कहा, बट साथ के साथ आमदनी बढ़ने की भी बात उन्होंने कही है कि एक साल के अंदर जो आमदनी अभी उनकी है वो बढ़ करके उससे ज़्यादा हो जाएगी। हर चीज़ जो आज उन्होंने कहा है, नो डाउट आज की परिप्रेक्ष्य में मैं कहता हूँ कि जो मार्च का वाला जो सर्वे आया था और जो मई वाला सर्वे है, उन दोनों में थोड़ा सा अंतर आया है और कुछ पेसिमिस्टिक तरीके से एक तरीके से फिगर्स जो आए हैं वो आए हैं और ये आरबीआई के सर्वे के हैं। इस पर मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा। बिल्कुल सही सर्वे उन्होंने किया है। 5077 आदमी का उन्होंने सर्वे किया और 6 मेट्रोपॉलिटन सिटीज में किया है, तो नो डाउट उस पर मैं कोई शंका नहीं जाहिर नहीं कर रहा। बट आने वाले टाइम में आप इसका दूसरा पहलू देखेंगे, इसी चीज का दूसरा पहलू देखेंगे तो उसमें बहुत क्लियर कट कहा गया है कि आने वाले टाइम में सारी की सारी परिस्थितियां चेंज हो रही है एक साल के बाद में। तो उल्टा हमारा भविष्य आने वाले टाइम में अच्छा होने वाला है। और अभी जो खराब था वो मैं आपको बता दूं कि क्रूड की जो प्राइसेज है उसमें एकदम 70 से 80% की प्राइसेज बढ़ी है, तो वो आप सबको पता है। बट लकीली पिछले 13-14 दिनों से कंटिन्यूस प्राइसेज घट रही है और हो सकता है कि उसका इम्पैक्ट आने वाले आपको जो क्वार्टर आएगा, क्योंकि हर क्वार्टर ये सर्वे आता है और सर्वे के अंदर आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। और एक साल के बाद के अगर जो अपन देख रहे हैं वो तो बहुत ही अच्छे उन्होंने जो बताया है उसमें काफ़ी गुंजाइश अच्छी की हुई है और ये अपन को दोनों प्रिपेक्ट्स में देखना पड़ेगा। आज का सर्वे भी देखना पड़ेगा और आने वाले साल के एक साल के बाद के इन्हीं आदमी ने 5077 आदमी ने ही जवाब दिया है और वो बहुत पॉजिटिव जवाब दिया है। मतलब मोटा मोटा आपने ये कहा कि अगर 78% लोग ये मानते हैं कि महंगाई बढ़ेगी तो 51% ये मानते हैं कि आमदनी भी बढ़ेगी, यानी आदमी ज्यादा कमाएगा और ज्यादा खर्च करेगा। बिल्कुल। सीए साहब, इस तरह का आर्थिक परिदृश्य दिखता है क्या? और पुनिया साहब,
जेपी सर, जो महंगाई बढ़ने का मेन कारण है जी, वो या तो डिमांड ज्यादा हो जाए किसी चीज की और या सप्लाई कम हो जाए, और तीसरा पर्टिकुलरली हमारे कंट्री में क्रूड की प्राइसेस की वजह से महंगाई बढ़ती है। तो हमारी जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है वो कम हुई है और जो एग्रीकल्चर की जो प्रोडक्शन है वो कम हुआ है। ये महंगाई बढ़ने के दो मेन कारण हैं जी। और जो निकट भविष्य में हमें इनमें कोई सुधार होने की गुंजाइश नहीं दिख रही है। इसलिए मैं व्यक्तिगत रूप से ये मानता हूं कि महंगाई घटने के कोई आसार नजर नहीं आते हैं, नियर फ्यूचर में तो नजर नहीं आ रहे हैं। टेम्परेरीली सरकारें कई बार सप्लाई बढ़ाने के लिए इंपोर्ट कर लेती हैं, जैसे कई बार हम कहते हैं पाकिस्तान से चीनी आ रही है, पर्टिकुलर कंट्री से दालों का आयात किया जा रहा है, वो बहुत ही टेम्परेरी फेस है, उससे महंगाई तो घट जाती है लेकिन हमारे यहाँ का जो प्रोडक्शन करता है किसान है वो मर जाता है। तो वो कोई अच्छा उपाय नहीं है, ऑर्गेनिक उपाय नहीं है महंगाई घटाने का। ठीक बात है। विजय साहब, महंगाई कैसे बढ़ेगी ये तो सोचने वाली बात ही नहीं है, इसकी तो चिंता यह करनी पड़ती है कि महंगाई तो बढ़ेगी, इसको कैसे रोका जाए। आमदनी कैसे बढ़ेगी ये थोड़ा सा यक्ष प्रश्न बना हुआ है सर 5 साल से। मैं आपको बता दूं कि आमदनी कैसे बढ़ेगी जेपी साहब। आमदनी बढ़ने के तरीके की, अगर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, आपकी फैक्ट्रियां लगेगी, आज कैपिटल अगर अपन इसमें इन्वेस्टमेंट बढ़ाते हैं तो उससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, आदमी के पास पैसा आएगा तो उसकी आमदनी बढ़ेगी। और ये अपन मान के चलते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलपमेंट का काम था इस गवर्नमेंट ने काफी कुछ हद तक कर लिया है। हाँ। और यही इंफ्रास्ट्रक्चर से आगे जाके हमारे रेवेन्यू बढ़ेगी, रोजगार बढ़ेंगे, और रोजगार जब बढ़ेंगे तो आमदनी बढ़ेगी, आमदनी बढ़ेगी तो खर्चा भी, स्पेंडिंग भी उसी हिसाब से बढ़ेगी। अर्चना शर्मा जी, आपकी पार्टी इत्तेफाक नहीं रखती इन बातों से? ये तो अच्छी बात है, अगर आमदनी बढ़ती है तो महंगाई बढ़े, क्या दिक्कत है? देखिए जेपी जी, आरबीआई का सर्वे और क्रेडिटेबल सर्वे है ये, और इसको कोई खंडन भी नहीं कर सकता, और ये रैंडम भी नहीं है, ये बहुत सोच समझ के किया गया सर्वे मेट्रोपॉलिटन सिटीज में। खुद विजय जी इस चीज को मान रहे हैं। हाँ। लेकिन अब मैं जब बोलूंगी तो इन्हें लगेगा आपत्तिजनक कि इन्होंने एक मोर्चे पर जो सफलता हासिल की थी 4 वर्ष में, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने, जो आंकड़ों के हिसाब से, सच्चाई में तो नहीं कंट्रोल हुआ, उसके पीछे भी इनकी आर्थिक नीति नहीं थी। ये मॉडरेशन था इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल प्राइसेस को लेकर के, और वो हेडरूम था इस गवर्नमेंट के पास कि वो 4 वर्षों में निरंतर जनता को राहत दे सकती थी। लेकिन किया क्या, 10 रुपए तो प्रोडक्शन पर ऑयल के, और 15 रुपए प्रोडक्शन, 10 रुपए उसी पे एक्साइज ड्यूटी बढ़ा करके एक तरीके से कृत्रिम महंगाई की मार इन्होंने डाली। अब इनके इंडिकेटर्स जो आरबीआई ने दिए वो तो इतने निराशाजनक है, खुद कह रहे कि पेसिमिस्टिक अप्रोच है। तो ऑप्टिमिस्टिक कैसे हो जाएगी जब आज के दौर में हम ये अनुभव कर रहे हैं कि ना तो और जीडीपी को देख लीजिए आप, इन्होंने क्या जारी किया कि 7.7% है। अब ये सीए बैठे हैं यहाँ 2-2, ये जानते हैं कि जो बेस ईयर होता है, या यूं कह सकते हैं कि जो सबसे कम क्वार्टर होता है उसको प्रेजेंट कर दिया सरकार ने जनता को भ्रमित करने के लिए 7.7, जबकि वास्तविकता में 6.7% जीडीपी ग्रोथ है इस समय। और इसके अलावा भी अन्य इंडिकेटर्स देखिए, क्रेडिट टू इंडस्ट्री पर चले जाइए तो इसमें तो सबसे ज्यादा निराशा है जिस प्रोडक्शन की ये बात करें। जो 5.4% था वो जाकर के बीच में पिछले साल तो -0.9% हुआ और अब 0.7% पे अटका हुआ है। देखिए, अर्थव्यवस्था के 4 पहिए होते हैं, उस 4 पहिए में से मात्र एक पहिया काम इस सरकार में करा है, वो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर की दुहाई दे रहे थे। जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में इकोनॉमी आकर के खड़ी हो जाए तो समझ लीजिए कहीं ऑप्टिमिज्म नहीं हो सकता। इससे नहीं हो सकता कि आदमी का कंजम्पशन लेवल खत्म हो गया, उसकी परचेजिंग कैपेसिटी समाप्त हो गई। इसके अलावा फॉरेन इन्वेस्टमेंट आना बंद हो गया, यानी ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन जो है मेरे ख्याल से 31% हम छोड़ करके गए थे, जो आकर के अभी 28% पर स्टैग्नेंट है, यानी इन्वेस्टमेंट आ ही नहीं रहा है। उसके अलावा अन्य इंडिकेटर्स पर भी आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा बेस ईयर बदलना, फॉर्मूला बदलना और सारे एक्सचेकर को भर लेना, उसके बावजूद जनता को कहीं राहत नहीं। तो ये निराशाजनक जो दौर था ना, ये क्रोध में भी परिवर्तित हो रहा है। किसानों का आक्रोश सड़कों पर है, और जो अन्य वर्ग हैं जिनकी कैपेसिटी खत्म हुई, जिनके ले ऑफ्स हुए डिमोनेटाइजेशन जीएसटी के कारण, उन सबकी स्थितियां इतनी खराब हुई कि लोग सड़कों पर आकर के अपने आक्रोश और क्रोध को व्यक्त करें। और देखिए, विश्व की सबसे बड़ी जो कह सकते हैं विश्वसनीय न्यूज एजेंसी है ब्लूमबर्ग, उसने इस इकोनॉमिक सर्वे के बाद स्पष्ट रूप से इंडिकेट किया है कि भारत की अर्थव्यवस्था वेस्ट एशियन कंट्रीज की ओर जा रही है, जहां पर आपसी कह सकते हैं कि अविश्वास इतना बड़ा कि लोगों ने उस चीज को इस तरह से अभिव्यक्त किया कि सड़कों पर आकर के मारकाट मची और एक दूसरे के प्रति अविश्वास। और आप मुझे बताइए, भारत की करेंसी की क्या स्थिति है? उस पर कोई विश्वास करने के लिए आज तैयार है? नए नए स्वरूप में वो सामने आती है और उसका डिप्रिसिएशन इतना ज्यादा हो गया कि सबसे
लोएस्ट और फ्लक्चुएटिंग करेंसी के रूप में वो स्थापित हो गई। तो ऐसी अवस्थाएं क्यों उत्पन्न हुई, इस पर विचार और विमर्श होना चाहिए। 4 वर्ष और अंतिम वर्ष आने के बाद अगर आप ये दुहाई देने का प्रयास करें आरबीआई के खुद के सर्वे के बाद कि साहब कुछ आशाएं बंद रही है, आगामी समय में खर्च करने की स्थिति बढ़ेगी, जब परचेजिंग पैरिटी में लोअर साइड पर आते जा रहे हैं, क्रय शक्ति विक्रय शक्ति खत्म हो जाएगी, तो कैसे आप सोच सकते हैं कि अर्थव्यवस्था सही रास्ते पे इतना गहराई से विश्लेषण आप लोगों ने, जब आप सत्ता में थे तब आप लोगों ने भी तो किया होगा। आपने सीधा कहा कि इन्फ्लेशन रेट के जो आंकड़े इन्होंने दे दिए वो तो गलत हैं जी। 2014 में अगर 2013 में 6.39 और 2017 में 6.72 जीडीपी ये कह रहे हैं कि बढ़ रही है। इसी तरह से जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है वो 5.7% अगर आज है तो आपके टाइम 8.79 और उससे पहले और 9.87 था। जी, मैंने तो वो विश्वसनीय था, ये विश्वसनीय नहीं है। नहीं, ये बात तो मैंने मेरे वक्तव्य से मैं सबसे पहले शुरू की कि इन्फ्लेशन के कम होने का जो ये दावा करते हैं उसमें इनकी कोई नीतिगत योजना नहीं, इकोनॉमिक पॉलिसी का क्रेडिट नहीं है इसमें। ये सिर्फ और सिर्फ मॉडरेशन जो था इंटरनेशनल क्रूड प्राइसेस में, उसका फायदा इनको मिला था, बड़ा हेडरूम था इनके पास कि ये पूरे के पूरे इन्फ्लेशन को कम कर सकते थे। लेकिन उसको कम करने की जगह एक्साइज ड्यूटी 400% बढ़ा दी, उसके बाद 200% डीजल पर बढ़ा दी। तो इससे अल्टीमेटली होता क्या है कि जो कंज्यूमर है उसकी जेब पर डाका डलता है। अभी जो दूसरे सीए साहब बोल रहे थे उनका भी कहने का मतलब था प्रोडक्शन नहीं है, इंपोर्ट घटा देते हो, एक्सपोर्ट कर लेते, ये सारी चीजों से नहीं। अर्चना जी सुनो, आपने इसी सर्वे का एक पार्ट जो आपको फेवर कर रहा है उसका तो आपने कहा कि ये इसलिए है, एक फेवर जो बीजेपी को डिसफेवर कर रहा है उसकी आप दूसरी बात कर रहे हो। तो सर्वे को इंटेक्ट लीजिएगा। पहली बात तो आपने जो है ना सर्वे नहीं, सरकार के आंकड़े नहीं है, ये आरबीआई के आंकड़े हैं, इंडिपेंडेंट बॉडी है। अगर उसकी बॉडी को मैंने कहा मैंने दिया आपकी सरकार मैं ये कह रहा हूँ कि बट आप उसी सर्वे में से एक चीज को निकाल करके आपकी पॉजिटिव पे लेके जाते हो और दूसरी बीजेपी की नेगेटिव लेके आती हो, तो उसको इंटेक्ट लीजिएगा आप। जहां तक आप महंगाई की बात कर रहे हो, महंगाई की आप 25 रुपए प्रति लीटर कम नहीं कर सकते? आपकी अर्थनीति ऐसी नहीं हो सकती कि जो ऑप्टिमिज्म की बात है अर्चना जी आप सुनिएगा, पहले मेरे को सुन लें, उसके बाद में आप जवाब दे देना जी। आपको पता है कि जब क्रूड की प्राइसेस घटी थी, नो डाउट उस समय एक प्रॉमिस किया गया था कि हम एक फ्यूचर का फंड बनाएंगे और जब भी इनकी प्राइसेस बढ़ेगी उसको कम करेंगे। बट इन बिटवीन जब गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया, मेरी बात पहले सुनो, पहले सुनने की, अर्चना जी सुनने की आदत डालो। मैं आपको बताऊं, मैं आपके बीच में नहीं बोलूंगा, गलत है तो आप बता दीजिएगा, आपकी बारी आएगी। बफर एक्चुअली रिजर्व बनाया था $40 बिलियन का। उस पूरे $40 बिलियन को हमने रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर में, चाहे वो रोड का हो चाहे इलेक्ट्रिफिकेशन का हो, उसके अंदर हमने काम लिया है। तो ये आपका कहना है कि इन्होंने मिसयूज कर दिया, उस फंड्स को उनके लेके तो नहीं गए, मोदी जी अपने घर में लेके गए, कोई मिनिस्टर अपने घर में नहीं लेके गया, वो गया कहाँ पे, काम तो ये है। तो उससे हमारा लेकिन लोगों को राहत तो नहीं मिल पाई। महंगाई तो आप जो महंगाई तो नहीं मिल पाई, उससे तो आधी रेट पे आज भी है। रिजर्व बैंक की आंकड़ों में आधी रेट पे मैडम आप मुझसे आरबीआई की एक रिपोर्ट को मान लीजिए, तो आंकड़ों की बात करें या 4% प्लस माइनस नहीं, अर्चना जी 4% जीएसटी का फ्लॉड इम्प्लीमेंटेशन हुआ, जनता ये जानती है तेल की कीमतें आसमान छू। अच्छा मुझे तो ये समझा दीजिए। अर्चना जी 1 मिनट सुनिए, अर्चना जी सुनिए, एक मिनट विजय साहब दो चेहरे, दो आप चश्मे मतलब विजय साहब मेरी बात सुनिए। अरे सुनिए अर्चना जी सुनिए प्लीज। विजय साहब मुझे तो ये समझा दीजिए कि अगर आंकड़े भी आपके फेवर में हैं और परिस्थितियां भी आपके फेवर में हैं तो लोगों को ये भरोसा क्यों नहीं दिला पा रहे हैं आप? लोग सर्वे में उल्टा क्यों बोल रहे हैं? जेपी शर्मा जी, ये सर्वे जो है ना, एक हुआ था अपना मई का और एक हुआ 1 साल आगे के थे, दोनों बातें उनसे पूछी गई है। ठीक है, मई का तो आप सबको पता है कि ये सर्वे क्यों खराब हुआ। क्रूड की प्राइसेज, मैं बार बार कह रहा हूँ, क्रूड की प्राइसेज एकदम बढ़ी है और सबको पता है कि उसकी वजह से नो डाउट आज इन्फ्लेशन बढ़ा है। अब दूसरी चीज मैं कहता हूं कि वही पार्टी जो 5077% है, जो 6 मेट्रो सिटीज में बात करी है जिनने, उन्होंने ये कहा कि 1 साल के बाद में हमको उम्मीद है कि हर कुछ चीज सुधर जाएगी। ठीक, पांचों शर्मा जी आपका इन्फ्लेशन आप देख लीजिए और आपको तो आप कैमरा डालेंगे तो ये बिल्कुल साफ दिख रहा है इसके अंदर। इसके कारण इन्फ्लेशन बढ़ा है, दूसरी तरफ दावा करें कि इन्फ्लेशन। ठीक है मैडम। श्याम सुंदर शर्मा साहब आप श्याम सुंदर शर्मा साहब नहीं, छलावा नहीं है, मैं ये नहीं, आमतौर पर मनमोहन सिंह जी को -2% का एक अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री के तौर पर जाना गया और याद किया जाता है, जबकि नरेंद्र मोदी ने पिछले 4 साल में जो बड़े कदम उठाए वो सब अर्थ जगत से जुड़े हुए कदम थे और सुधार भी लगातार इस दिशा में, मतलब ये फोकस वाला एरिया है इस सरकार का। क्या देश की जनता आर्थिक क्षेत्र में बहुत बेहतर कामकाज की उम्मीद करती है आज? देखिए जेपी शर्मा जी, रिजर्व बैंक ने
अभी हाल ही में देखो रेपो रेट 0.25% बढ़ा दी है। इसका मतलब है कि आप बैंकों के पास पैसे की कमी होगी, कर्ज महंगा हो जाएगा, वाहन और जो भी मकान सब महंगे की स्थिति आ जाएगी। अब ये बार बार कह रहे हैं कि महंगाई घटी, महंगाई बढ़ेगी। ये तो रिजर्व बैंक खुद कह रहा है कि 5.1% महंगाई बढ़ेगी, इसमें दो राय नहीं है। अब आप जो बार बार सर रिजर्व बैंक की बात कर लीजिए, 2018-19 में उन्होंने कहा है कि अभी 4.65% है और वो बढ़कर के 4.78% हो जाएगी। और आप अप्रैल से सितंबर की बात कर रहे हैं, 4.8 से बढ़कर के कितनी होगी, 4.9 हो जाएगी और अक्टूबर में ये कम होगी। तो ये कहने का मतलब है कि महंगाई, अब ये सही बात कह रहे थे, इंडस्ट्रीज का उत्पादन कम हुआ है, हमारे कृषि उत्पादन कम हुआ है। इसका कारण है कि आपकी नीतियां गलत थी। लघु उद्योगों की स्थिति क्या है, आप देखिए कितने लघु उद्योग बंद हो गए। जो रोजगार उत्पन्न करने की बात करें, रोजगार, बेरोजगारी बढ़ी है, आप कह रहे हो कि घटी है, बेरोजगारी बहुत तेजी से बढ़ी है। हम उनको रोजगार नहीं दे पा रहे हैं। आज हम बार बार कह रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट में अब हमारा निवेश बढ़ने की बात तो हो रही है, ये बात सही है, लेकिन हम जितनी खपत है उतनी दे नहीं पा रहे। तो स्थिति हमारी कमज़ोर बनी हुई है। इंटरनेशनल मार्केट में आप जो कह रहे थे कि तेल के भाव पहले 132 रुपये बैरल था, तो तेल इस भाव में बेच रहे थे। आज हमारा कितना है, 78 रुपये है। तो हम तेल के भाव, हम ना तो वेट कम कर रहे हैं, ना हम शेष कम कर रहे हैं, दोनों नहीं कम कर रहे हैं। बार बार बीजेपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा, बीजेपी शासित राज्यों को कहा, हमारे मुख्यमंत्री ने माना नहीं, बाकी ने माना। तो हम, हरियाणा हमसे कम में देता है और हम 5 रुपये में ज़्यादा देते हैं, तो वहाँ से भरा करके हमारे यहाँ से निकल के चला जाता है। सड़कों पे हमारे यहाँ चलता है, लेकिन तेल वहाँ से भरा के आते हैं। जो नीतिगत निर्णय जो मुख्यमंत्री जी को करने चाहिए थी बीच में, वो कह रहे हैं करने की स्थिति है लेकिन कर नहीं पा रहे, क्योंकि आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो जाएगी। हम उससे पैसा वसूल रहे हैं और वो उसको कम नहीं कर रहे। और ना कांग्रेस सरकार ने किया कम, ना बीजेपी, दोनों ही सरकारें इस मामले में एक जैसी रही। हो बार बार विधानसभा में मामले उठते रहे, तो विधानसभा में दोनों ही सरकारों ने कम करने की स्थिति नहीं की, आज भी नहीं कम कर रहे हैं। तो हमारे आने वाले समय में जो बार बार कह रहे हैं कि हमारी महंगाई बढ़ेगी घटेगी नहीं किसी भी कीमत पे, ये तो आंकड़े कह रहे हैं रिजर्व बैंक के। क्योंकि आप रेपो रेट अगर 4 साल में पहली बार इतनी बढ़ा दिया आपने और उसके बाद जो आप 6.25% हो गई, तो आप कैसे कहेंगे कि आपने कह रहे हैं कि हम स्थिति में अच्छे आ जाएंगे और सारी बात होगी। वो कह रहे हैं निवेश तो बढ़ेगा, विश्व बैंक आपको वाहवाही देता है कि आप आने वाले समय में बहुत अच्छे हो जाएंगे, लेकिन हमारे लोगों को हम कुछ नहीं दे पाएंगे तो हम किस बात में अच्छे होंगे। ठीक बात है। अच्छा सीए साहब, ये बताइए मुझे, रघुवीर पुनिया साहब, 1 मिनट के लिए आंकड़ों को छोड़ दीजिए। आप उद्योगपतियों के बीच में भी डील करते हैं और आम आदमी के बीच में भी, जो टैक्स पे करता है उसके साथ भी आप डील करते हैं। क्या लोगों में फाइनेंशियल फ्रंट पर एक सिक्योरिटी डेवलप हुई है, या कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हुए हैं, या आशाएं जगी हैं, या फिर चिंताएं सामने दिखती हैं? जेपी सर, फाइनेंशियल फ्रंट पे लोगों में अविश्वास बढ़ा है। हमारी सरकार की जो पॉलिसीज़ हैं वो अस्थिर पॉलिसी हो गई हैं। जिस तरह से जीएसटी लेकर आए, जीएसटी में रोज रोज संशोधन हो रहा है। एक नया कानून आया, आईबीसी कोड बोलते हैं जिसको, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकिंग, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, जिसके अंदर कानून आते ही 6 महीने के अंदर अंदर अध्यादेश के माध्यम से संशोधन करना पड़ गया। जिस तरह से नोटबंदी हुई, नोटबंदी के अंदर कितने संशोधन हुए। तो ऐसा लगता है हमारी सरकार जो कोई भी आर्थिक सुधार कर रही है वो हिट एंड ट्रायल कर रही है, जिनके नतीजों के बारे में न सरकार को पता है क्या नतीजे होंगे, जिनका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा ये न हमारी सरकार को पता है। जिस दिन समस्या आती है उस दिन जब समस्या सरकार तक पहुंचती है उस दिन उसका समाधान किया जाता है। कोई भी कानून में संशोधन किया जाता है तो उसको ट्विटर के माध्यम से करने का एक नया ट्रेंड चल पड़ा है। कोई भी डेट एक्सटेंड होती है, कोई नोटिफिकेशन आता है तो पहले फाइल के ऊपर नोटिफिकेशन आना चाहिए कि इसका मोडस ऑपरेंडी क्या होगी। अभी क्या होता है, पहले ट्विटर पे आता है, फिर 2 दिन बाद में उसका नोटिफिकेशन आता है। तो फाइनेंशियल फ्रंट पर अस्थिरता बढ़ी है, लोगों में अविश्वास बढ़ा है, और हमारी सरकार को स्थायी नीतियां बनानी चाहिए जिससे महंगाई कंट्रोल हो सके। ठीक है सर। विजय साहब 30 सेकंड में आप जवाब दीजिए, फिर मेरा आखिरी सवाल शाम जी से होगा। जेपी शर्मा जी, जैसे रघुवीर पुनिया जी ने बताया कि ये बार बार चेंज कर रही है सरकार, तो ये तो पीपल फ्रेंडली सरकार है। आज पब्लिक की कोई प्रॉब्लम है उसको दूर करने का काम सरकार का है और वो सरकार कर रही है।
हम उन लोगों में से नहीं है जो पहले की सरकारों ने जो काम किया। 2013 का कंपनीज एक्ट आपने देखा होगा, सचिन पायलट साहब कॉर्पोरेट अफेयर मिनिस्टर थे, उन्होंने जो एक्ट लेके आए थे 2013 का, उसके अंदर 2013 के बाद हमने 100 अमेंडमेंट किए हैं। ये पब्लिक फ्रेंडली, ये पब्लिक फ्रेंडली है। आज सरकार पब्लिक का साथ दे रही है, पब्लिक की वजह से आज डिमोनेटाइजेशन में चाहे जीएसटी में हुआ हो, चाहे कहीं पर भी जो अमेंडमेंट आ रहे हैं, चाहे कॉर्पोरेट में आ रहे हैं, ये सारे अमेंडमेंट पब्लिक फ्रेंडली होने की वजह से पब्लिक के आप बता दो जो काउंसिल एडवाइजरी काउंसिल जो था प्रधानमंत्री का, वो कहाँ गया? वो गधे के सिर पे ठीक है, की बात ही। ठीक है मैडम, चलिए एक चीज को सुन लीजिए, अर्चना जी आपने करनी है, आप क्या नई चीज पैदा करती है? अर्चना जी नहीं सुनेंगे, जो चीज को जवाब देना, मैं श्याम सुंदर शर्मा जी से आखिरी सवाल है मेरा। श्याम सुंदर शर्मा जी सुनिए मैडम, सुन लीजिए। श्याम सुंदर शर्मा साहब प्लीज सुन लीजिए, आप दोनों प्लीज सुन लीजिए। अर्चना जी सुन लीजिए। श्याम सुंदर शर्मा साहब 2014 में जब गए थे तो केवल वादे थे, सहूलियत थी, अब की बार सफाइयाँ भी देनी पड़ेंगी। क्या आर्थिक जगत को लेकर के सबसे भारी सफाइयाँ नहीं देनी पड़ेंगी 2019 में? देखिए जेपी शर्मा जी, इस बात सही है कि जब 2019 के चुनाव होंगे देश में और 350 का लक्ष्य लेके चल रहे हैं, तो लोगों को जवाब देना पड़ेगा। आपने नोटबंदी की तो आपकी क्या व्यवस्थाएं थी, आपने जीएसटी लागू की तो बार बार बदलाव का कारण ये नहीं है, और ये सारी बातें बतानी पड़े। अब ये कह रहे हैं कि सरकार को पता नहीं है इसलिए सब बार बार बदलाव कर रहे हो। आप पहले बढ़ाने से पहले लोगों से पूछो सही, हम ये लागू करना चाहते हैं, इस पे क्या सुझाव है, उसके अनुरूप मुख्यमंत्री काउंसिल की बैठक होती है। आप अभी भी पेट्रोल और डीजल को नहीं ला पाए उसमें ना, अब क्योंकि आपकी इच्छा नहीं है। आप काउंसिल किसकी, काउंसिल तो आप ही के लोग हैं। अरे आप जब बताइए कि 15 राज्यों में आपकी सरकार है, 21 राज्य आपके हैं, टाइम हो गया सर, टाइम हो गया। आप प्रधानमंत्री चाहेंगे तो निश्चित रूप से इसमें बदलाव करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आपको आपके राज्यों के मुख्यमंत्रियों को विश्वास में लेकर के महंगाई पर कंट्रोल करने की स्थिति बनानी पड़ेगी आपको। ठीक है सर, चुनाव में जवाब समय हो गया समाप्त। फिर किसी दिन करेंगे सर इस पर विस्तार से चर्चा। आज के लिए बस इतना ही। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। नमस्कार।